हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन आई में ही डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई पढ़ेंगे, फिर उसका करेक्शन पढ़ेंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि किस तरीके का न्यूमेरिकल्स डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई में आता है। तो ह्यूमन आई के बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, और इतना करने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन आई। तो टॉपिक हमारा ह्यूमन आई है और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये ह्यूमन आई का डायग्राम है। आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं, और बेटर अगर आपको इसका विजुअलाइजेशन चाहिए तो आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक देख लो। आप एनसीईआरटी देख सकते हो या आपके पास कोई दूसरा रेफरेंस बुक है आप उसका भी हेल्प ले सकते हो। तो ये जो ह्यूमन आई है इसको अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन आई सबसे पहला कैसा शेप में है? तो सर्कुलर शेप में है, और इस सर्कुलर शेप का जो डायमीटर होता है वो है 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो बच्चों याद रखना है कि ह्यूमन आई का डायमीटर कितना होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, इसलिए वहां पे अप्रॉक्स लिखा गया है। तो ये सर्कुलर शेप में है और इसका डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। अब इस ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला लेयर है, जो हमारे आंख के सामने जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला लेयर जो ह्यूमन आई का है वो कॉर्निया है। ठीक है बच्चों, ये शेप जो है वो कॉर्निया है। नेक्स्ट ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं वो ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, और ये किस शेप में होता है? तो कॉन्वेक्स शेप का लेंस है। ये दो टाइप का लेंस मेनली आपको पता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो हमारा लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है क्रिस्टलाइन लेंस? ट्रांसपेरेंट टिश्यू का। और ये जो शेप है वो शेप है कॉन्वेक्स, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या है कि ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। सॉरी, इसे हम लोग कॉर्निया आइरिस बोलते हैं। सॉरी, इसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। कॉर्निया बाहर वाला लेयर है, इसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और ये जो क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर एक आपको छोटा सा परत दिख रहा है इसे हम लोग आइरिस बोलते हैं, और दोनों आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसे हम लोग पुपिल बोलते हैं। ठीक है, पुपिल। अब देखो यहाँ पे मेनली कंफ्यूजन होता है लोगों को आइरिस और पुपिल समझने में। ठीक है, कॉर्निया क्या है? आउटर लेयर है। कैसा लेयर है ये? आउटर लेयर है। किस शेप में है? सिलिंड्रिकल शेप में है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये पॉइंट्स होते हैं मेरा कॉर्निया के लिए, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पे? आइरिस। ठीक है बच्चों, और दो और आइरिस के बीच में जो एक होल होता है उसे हम लोग पुपिल के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं आइरिस और पुपिल को थोड़ा सा डिटेल में। तो जैसा आप लोग देख पाते हो कि ये हमारा ह्यूमन आई का बाहर से अपीयरेंस है। ठीक है, इस तरीके का अपीयरेंस होता है, और यहाँ पे बीच में एक ब्राउनिश पार्ट है जो आप लोग देखते हो। ये किस कलर का? ये किस कलर में रहता है? जनरली ब्राउन इंडियन लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए ग्रीन भी होता है। ऐश्वर्या राय का ग्रीन है,
ठीक है। तो ब्राउनिश है, ग्रीन है, ग्रे भी होता है कुछ लोगों का, ठीक है। तो हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में जिनका ग्रे होता है ये, उसे हम लोग बोलते हैं क्विस आंख है, ठीक है। ये हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्विस आंख, जिसका है मतलब उसका जो ये गोला वाला पार्ट जो आप देखते हो, सर्कुलर पार्ट जो देखते हो, ये आपका आइरिस है, ठीक है बच्चों। ये क्या है मेरा आइरिश, ये है आइरिश। किस कलर में है ये? जनरली ब्राउन होता है, कुछ लोगों का ग्रीन है और कुछ लोगों का ग्रे भी होता है, ठीक है। अब देखो इसी आइरिस के बीच में एक छोटा सा एकदम कंप्लीट ब्लैक पार्ट आपको दिखता है। वो ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि यहां से कोई लाइट बाहर नहीं आता है, इसलिए इसका कोई कलर ही नहीं है। और जब कोई कलर नहीं है मतलब ब्लैक है, डार्कनेस का मतलब ब्लैक होता है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे ही हम लोग पुपिल बोलते हैं। हिंदी में इसे पुतली कहते हैं, आंख का पुतली। और ये जो आइरिश है, ये आइरिस अपने आप को बड़ा या छोटा कर सकता है, ठीक है। अब आइरिस अगर बड़ा या छोटा होगा तो इस पुपिल का साइज बदलेगा, इस पुपिल का साइज बदलेगा। अब इस पुपिल का काम क्या है वो पहले समझो। पुपिल का काम है लाइट को एंटर कराना, लाइट एंटर्स, ठीक है। पुपिल के थ्रू लाइट जो हमारे आंख के अंदर एंटर करता है लेंस में, ठीक है। अब पुपिल का साइज अगर बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट हमारे आंख के अंदर एंटर करेगा, अगर पुपिल का साइज छोटा होगा तो कम लाइट हमारे आंख के अंदर एंटर करेगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए ह्यूमन आई जो है वो सडन चेंज इन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब लाइट के इंटेंसिटी में अगर अचानक से कोई चेंज आता है तो हमारा आंख उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। बहुत अचानक से अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर दोगे तो हमारा आंख उसे एडजस्ट नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आइरिस है, ये जो बाहर वाला जो आप सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं, ये एक शटर की तरह काम करता है, एक विंडो की तरह काम करता है। स्लाइडर विंडो आजकल आप लोग बहुत कॉमनली देख लेते होंगे किसी भी घर में। तो ये एक विंडो की तरह काम करता है जो बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका आइरिस फैलेगा, ठीक है, अगर आपका आइरिस फैलता है, बड़ा होता है, तो पुपिल का साइज भी बड़ा हो जाएगा। और अगर पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा लाइट हमारे आंख के अंदर एंटर करेगा। और अगर आइरिस सिकुड़ेगा, कंप्रेस होगा, तो पुपिल का साइज भी छोटा होगा। मतलब आप विंडो को अगर सटाओगे तो कम रोशनी उससे घर के अंदर एंटर कर पाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम आइरिस को कंप्रेस करते हैं, अगर वो सिकुड़ता है तो आइरिस का तो पुपिल का साइज छोटा हो जाएगा। ये बीच में जो सेंट्रल पार्ट है, एकदम होल है जो कि ब्लैक कलर में रहता है, वहां से लाइट का जो अमाउंट है वो कम अब एंटर करेगा, पुपिल का साइज छोटा हो जाएगा, इस कारण से लाइट कम एंटर करेगा। ऐसा क्यों होता है? ये आइरिस और पुपिल का साइज एडजस्ट क्यों करना पड़ता है? अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि सडन चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है, सडन चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। अब अगर मान लो कि हम लोग बाहर कहीं बहुत तेज रोशनी में टहल रहे थे, घूम रहे थे और अचानक से किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं, जैसे कभी कभी जब हम लोग किसी सिनेमा हॉल के अंदर एंटर करते हैं तो वहां सब कुछ स्टार्टिंग में हम लोगों को डार्क दिख रहा होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर लाइट का इंटेंसिटी बहुत ही कम होता है और जब हम बाहर होते हैं उस समय लाइट का इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो ज्यादा इंटेंसिटी होने के कारण हमारा आइरिस जो है वो कंप्रेस हो रखा होता है, उसका साइज छोटा रहता है, वो सिकुड़ा हुआ रहता है, तो पुपिल का साइज भी छोटा रहता है और कम लाइट एंटर कर पाता है हमारे आंख के अंदर। तो वो उस इन्वायरमेंट के लिए हमारा एडजस्टमेंट होता है। जैसे ही हम सिनेमा हॉल के अंदर एंटर करते हैं तो
अभी फिलहाल मेरा जो साइज है आइरिस और पुपिल का वो बहुत छोटा है। हम लोग बाहर से एंटर कर रहे थे तो बहुत छोटा है आइरिस और पुपिल का साइज, और लाइट का जो इंटेंसिटी है वो भी बहुत कम है। इस कारण से हमारे आंख के अंदर प्रॉपर रोशनी जा ही नहीं पाता है, जिस कारण से सिनेमा हॉल के अंदर हमें हर कुछ अंधेरा अंधेरा दिखता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो आइरिस अपने आप को फैलाता है, ठीक है, एक्सपेंड करता है आइरिस, और जिस वजह से पुपिल का साइज भी एक्सपेंड करता है। अब जब पुपिल का साइज एक्सपेंड किया तो अब जो थोड़ा बहुत लाइट है सिनेमा हॉल के अंदर वो हमारे आंख के अंदर एंटर कर पाता है, और फिर हम लोग आसपास के कुछ चीजों को थोड़ा बहुत देख पाते हैं, या स्क्रीन पे जो भी चल रहा होता है उसे देख पाते हैं। तो बच्चों ये बात समझ में आया, जैसे ही लाइट का इंटेंसिटी चेंज होता है तो आइरिस और पुपिल अपने साइज को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंगली कि सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंख के अंदर एंटर कर सके। दूसरा एग्जांपल, अगर कभी आप रात के टाइम में ड्राइव कर रहे हो तो आपको एक एक्सपीरियंस होता है, वो क्या है कि हम जब रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो लाइट बहुत कम होता है और हम रोड की चीज़ों को थोड़ा बहुत देख पाते हैं। अचानक से सामने से अगर ट्रक आ जाए या कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जिसका बहुत तेज रोशनी है, तो बहुत तेज रोशनी होने के बावजूद भी हम लोग कुछ देख नहीं पाते हैं, हमारे आंखों के सामने एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी हम देख नहीं पाते हैं। अब फिर यहाँ पे रीजन यही है, क्या रीजन है कि जब हम लोग रोड पे चल रहे होते हैं रात के टाइम पे लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम होता है, जिस कारण से हमारा आइरिस और पुपिल फैला हुआ होता है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा चूंकि उसमें रोशनी कम है, ज्यादा रोशनी हमारे आंख के अंदर जा सके, जो थोड़ा बहुत भी अवेलेबल है रात के टाइम में, इस कारण से आइरिस और पुपिल का साइज बड़ा हो रखा है, फैला हुआ है। अब अचानक से अगर कोई ट्रक आ जाता है, ठीक है, जिसका बहुत तेज रोशनी है, तो वो बहुत सारा लाइट हमारे आंख के अंदर एक साथ फॉल करता है। अब ये क्या है, फिर से सडन चेंज का एग्जांपल है। पहले कम इंटेंसिटी था, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो गया लाइट का, तो अगेन हम लोग कुछ भी देख नहीं पाते हैं, सब कुछ हमारे आंखों के सामने ब्लैंक हो जाता है। अगर वही रोशनी कुछ देर तक रहे और हम लोग वहां पे खड़े रहें, तो फिर क्या होता है, हमारा आइरिस और पुपिल अपने आप को कंप्रेस करता है, सिकुड़ता है, जिस कारण से उसका साइज छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद अब भी तो बहुत सारा लाइट है, ट्रक का जो भी फ्लैश लाइट है उस कारण से, तो अब साइज छोटा हो गया, इस कारण से अब जितना जरूरत है हमारे आंख को उतना ही इंटेंसिटी हमारे आंख के अंदर एंटर कर पाएगा, और फिर हम चीजों को फिर धीरे धीरे देख पाते हैं। तो ये बात समझ में आया, आइरिस और पुपिल एक साथ फंक्शन करता है। कोई भी स्टूडेंट आइरिस को अलग और पुपिल को अलग नहीं पढ़ सकता है, आपको आइरिस और पुपिल दोनों एक साथ पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आइरिस के साइज पे ही पुपिल का साइज डिसाइड होता है। और पुपिल क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई, जो कि एकदम कंप्लीट डार्क ब्लैक दिखता है, जिसके थ्रू लाइट हमारे आंख के अंदर फॉल करता है, एंटर करता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ पुपिल। पुपिल क्या है, एक होल है जिसके थ्रू लाइट हमारे आंख के अंदर एंटर करता है। तो आई गेस अब आप लोगों को आइरिस और पुपिल दोनों एक साथ समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आइरिस और पुपिल का कहानी, ठीक है। तो पुपिल से लाइट एंटर करेगा, सेंट्रल पार्ट है, ये कंप्लीट ब्लैक होता है, ठीक है बच्चों। इसका साइज डिसाइड होता है किससे, आइरिस से, ठीक है। तो आइरिस डिसाइड्स द साइज ऑफ पुपिल। इट डिसाइड्स द साइज ऑफ पुपिल, ठीक है बच्चों। तो आई गेस अब आपको आइरिस पुपिल समझ में आ गया, और जो बाहर वाला परत है उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। आउटर लेयर सिलिंड्रिकल से ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कॉर्निया हो गया हमारा, आइरिस हो गया हमारा,
क्रिस्टलाइन लेंस मैंने बताया ये भी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। शेप क्या है इसका, कॉन्वेक्स शेप में। अब देखो यहां से लाइट एंटर करेगा और इस लेंस पे फॉल करेगा। अब लेंस का जो थिकनेस है वो एडजस्टेबल होना चाहिए। लेंस का थिकनेस जो है, जो भी हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, हम लोग यहां पे इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो थिकनेस है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये एडजस्टेबल होना चाहिए। थिकनेस क्या होना चाहिए बच्चों, एडजस्टेबल होना चाहिए। क्यों एडजस्टेबल होना चाहिए वो समझते हैं पहले। लेंस फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहां पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, अब जिसका थिकनेस है, इस थिकनेस पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ। थिकनेस पे क्या डिपेंड करता है बच्चों, फोकल लेंथ। अगर थिकनेस ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगा। थिकनेस अगर ज्यादा है तो फोकल लेंथ मोर होगा, ज्यादा होगा। अगर थिकनेस कम है तो फोकल लेंथ लेस होगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। थिकनेस ज्यादा है तो फोकल लेंथ लेस होगा, और अगर थिकनेस कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा, मोर होगा। अब देखिए इस पॉइंट पर, ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर ये थिकनेस, ये बच्चों थिकनेस है, अगर लेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ कम होगा, और अगर थिकनेस कम होगा मतलब पतला होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। थिकनेस ज्यादा होगा, थिकनेस मोर, तो आप कुछ इस तरीके का लेंस अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और लेस है कुछ इस तरीके का आप लेंस कंसीडर कर सकते हो। तो पतले लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा और मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम होगा। अब अगर फोकल लेंथ कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ अगर कम है, फोकल लेंथ अगर कम है तो वो लेंस ज्यादा लाइट को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये अगर आपका थिक लेंस है तो इसका फोकल लेंथ कहीं ये इस पॉइंट पे होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये अगर पतला लेंस है तो इसका फोकल लेंथ कहीं दूर होगा। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर मोर होगा, और इसका कन्वर्जिंग पावर ये लेस होगा। तो लेंस के थिक या थिन होने से
फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा ये आपको समझ में आ रहा होगा। फोकल लेंथ ज्यादा या कम होने से कन्वर्जिंग पावर पे क्या असर होगा ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी लेंस के थिकनेस पर बेस्ड दो बातें करी है, एक फोकल लेंथ, दूसरा कन्वर्जिंग पावर। थिक लेंस, लेस फोकल लेंथ, मोर कन्वर्जिंग पावर। याद रखना फिर से, थिक लेंस, लेस फोकल लेंथ, मोर कन्वर्जिंग पावर। नेक्स्ट, थिन लेंस, मोर फोकल लेंथ, लेस कन्वर्जिंग पावर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, वापस से इस फॉर्मूला का आपको 1/v - 1/u = 1/f। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। बच्चों ये जो ह्यूमन आई है इसमें इस लेंस से लाइट एंटर करता है और इमेज बनता है इस सरफेस पे जिसे हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं। इमेज कहां बनता है? रेटिना पे। यहां पे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। इसे हम लोग स्क्रीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बनाएगा। रियल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन का होना जरूरी है। तो ह्यूमन आई का जो स्क्रीन है वो रेटिना कहलाता है। तो ये रेटिना है बच्चों। अब देखो लेंस से रेटिना का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, मतलब लेंस से जो इमेज का पोजीशन है, इमेज डिस्टेंस है, वो फिक्स है। मतलब इस फॉर्मूले में v क्या हो गया? फिक्स। v, ये v क्या हो गया मेरा? फिक्स हो गया। हमेशा इमेज कहां बनाना है? रेटिना पे। लेंस से लाइट आएगा और इमेज कहां बनेगा? रेटिना पे। और लेंस और रेटिना का डिस्टेंस फिक्स है। कितना है भैया? अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज डिस्टेंस हर केस में कितना रहेगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस मेरा फिक्स्ड हो गया। अब आप बताओ, क्या आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को ही देख पाते हो या कहीं भी रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख पाते हो? जो आपसे 2 मीटर के डिस्टेंस पे है उसका भी इमेज देख पाते हैं, जो 10 मीटर के डिस्टेंस पे है उसका भी देख पाते हो, और जो आसमान में स्टार्स हैं, मून है, सन है, उसे भी देख पाते हैं। तो हम लोग नजदीक से नजदीक ऑब्जेक्ट से लेकर के इनफाइनाइट तक जो स्टार्स हैं, सेलेस्टियल बॉडी है, उसे भी देख पाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका वेरी करेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा वेरी करेगा। तो u क्या है मेरा? वेरिएबल। u क्या है मेरा? वेरिएबल। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में ये टर्म तो फिक्स है, 1/v, ये तो बदलने वाला है नहीं। 1/u ये टर्म बदल रहा है तो डेफिनेटली 1/f को बदलना पड़ेगा। अगर u बदल रहा है तो f को बदलना पड़ेगा, क्योंकि v क्या है मेरा? फिक्स्ड है। तो u बदल रहा है तो f को भी बदलना पड़ेगा। f कैसे बदल सकते हैं? तो f बदलने के लिए बस एक ही उपाय है कि लेंस के थिकनेस को हम लोग बढ़ा घटा सके, हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सके। क्या? लेंस के थिकनेस को। ठीक है, तो f जो है वो भी क्या होना चाहिए? वेरिएबल। फोकल लेंथ क्या होना चाहिए बच्चों? वेरिएबल। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसका फोकल लेंथ वेरिएबल होता है। और इसे कैसे, और ये वेरिएबल कैसे हो पाएगा? तो बाय एडजस्टिंग द थिकनेस। तो लेंस के थिकनेस को एडजस्ट करके हम लोग इसके फोकल लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
तो फोकल लेंथ हमें वेरिएबल चाहिए। फोकल लेंथ वेरिएबल तभी होगा जब लेंस का थिकनेस एडजस्टेबल हो, लेंस का थिकनेस बढ़ाया जा सके या घटाया जा सके, दोनों अगर पॉसिबल हो तभी ये चीज एडजस्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये काम करेगा कौन? लेंस के थिकनेस को कंट्रोल कौन करेगा? तो लेंस के थिकनेस को कंट्रोल करता है सिलियरी मसल्स। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये पार्ट, इसका नाम है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है? एडजस्ट करता है लेंस के थिकनेस को। अगर सिलियरी मसल्स जो इस लेंस के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे है, अगर सिलियरी मसल्स कंप्रेस होगा तो लेंस का थिकनेस बढ़ जाएगा। अगर सिलियरी मसल एक्सपेंड करेगा तो लेंस का थिकनेस घट जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग अपने घर में कभी जब मम्मी आटा गूंद रही होती थी और बचपन में हम लोग आटा का एक छोटा सा लम्ब ले लेते थे और उसे गोल 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 ऐसे रोल करके ऊपर से ऐसे दबाते थे, तो जब हम लोग उस आटे के लम्ब को ऊपर से दबाते हैं तो बीच वाला पार्ट उसका मोटा हो जाता है। और फिर अगर उसी आटे के लम्ब को अगर हम लोग खींचते हैं तो वो बीच से पतला हो जाता है। सिलियरी मसल्स के साथ भी सेम होता है और क्रिस्टलाइन लेंस के साथ। तो सिलियरी मसल्स जब ऊपर से हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को दबाता है तो लेंस हमारा मोटा हो जाता है, और अगर सिलियरी मसल्स ये एक्सपेंड करता है, स्ट्रेच होता है, तो ये क्रिस्टलाइन लेंस पतला हो जाता है। और इसी तरीके से इसका फोकल लेंथ हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। तो क्रिस्टलाइन लेंस सिलियरी मसल्स क्या काम करता है? तो इट एडजस्ट द थिकनेस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, और इसी के फलस्वरूप फोकल लेंथ जो है क्रिस्टलाइन लेंस का वो भी एडजस्ट हो जाता है। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या है बच्चों? इट एडजस्ट द focal length of crystalline lens। तो सिलियरी मसल्स क्या काम करता है? ये एडजस्ट करता है फोकल लेंथ क्रिस्टलाइन लेंस का बाय कंप्रेसिंग एंड रिलैक्सिंग इटसेल्फ एंड स्ट्रेचिंग इटसेल्फ। एक काम और है सिलियरी मसल्स का, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सिलियरी मसल्स का एक काम और क्या है? ये क्रिस्टलाइन लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसे होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, एक तो ये मेरा इसका हो ही गया। दूसरा काम क्या है? होल्ड्स द क्रिस्टलाइन लेंस, होल्ड्स द क्रिस्टलाइन लेंस। दूसरा काम क्या है? ये क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करके रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, तो बच्चों ये था सिलियरी मसल्स का काम। उम्मीद है आप लोगों को सिलियरी मसल्स का काम समझ में आ गया होगा। रेटिना का काम समझ में आ गया। रेटिना क्या है? स्क्रीन है जहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। क्रिस्टलाइन लेंस का काम समझ में आ गया। इमेज फॉर्मेशन करता है, ये भी बात लिख लिया जाए। फॉर्म्स रियल इमेज, याद रखना कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। अब रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी बनेगा। रियल इमेज जो कि कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। और स्मॉल साइज में होगा, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। तो क्रिस्टलाइन लेंस से जो इमेज बनता है वो कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल इन साइज है। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर आप लोगों को ये क्रिस्टलाइन लेंस का काम समझ में आ गया, कॉर्निया का काम समझ में आ गया, पुपिल का काम समझ में आ गया, आइरिस का काम समझ में आ गया। बचता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो अब देखो ये जो कॉर्निया है और मेरा क्रिस्टलाइन लेंस है, इसके बीच में कुछ गैप है, स्पेस है। अब वो स्पेस वैक्यूम तो हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ उसमें फ्लूइड बना होगा। तो कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस, कॉर्निया ये पार्ट आपका कॉर्निया है, आप देख सकते हो ये पार्ट मेरा क्या है, कॉर्निया है। तो कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में एक विस्कस फ्लूइड बना होता है जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है, जो कि कहां है, कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में। इसी तरीके से क्रिस्टलाइन लेंस और ये रेटिना जो है, इसके बीच में, इस पूरे स्पेस में एक और फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। ये भी क्या है, सेमी फ्लूइड है, या आप इसे विस्कस फ्लूइड के नाम से भी जान सकते हैं, बोल सकते हैं। तो विट्रस ह्यूमर क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में है, और एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में। याद रखने के लिए कि कौन सा फ्लूइड पहले है और कौन सा फ्लूइड बाद में है, तो आप इस तरीके से एक ट्रिक है, आप ध्यान में रख सकते हो। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में ए पहले आता है, इसलिए जो पहला फ्लूइड है वो एक्वस ह्यूमर है, वी बाद में आता है, इसलिए जो दूसरा फ्लूइड है वो विट्रस ह्यूमर है। चलो ये काम हो गया। तो ये बस लिक्विड है, इसका कोई बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक नर्व। ये बहुत मेजर पार्ट है हमारे ह्यूमन आई का, ऑप्टिक नर्व्स। एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मेन रोल प्ले करता है किसी भी चीज को देख पाने में। अभी जैसा मैंने कहा, क्रिस्टलाइन लेंस से रेटिना पे इमेज बनेगा, और वो इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज। रियल इमेज है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इन्वर्टेड इमेज यहां पर बनेगा। क्या कह रहे हैं कि यहां पर कोई भी इमेज जो बनता है रेटिना पे, वो कैसा बनेगा बच्चों, इन्वर्टेड। ये मेरा इमेज है मान, तो इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड। अब